हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो क्लास 11 अब आप चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग के बेसिक टर्म को समझाया गया है। पूरे अकाउंटिंग लाइफ में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके जीवन में बिल्कुल नए होंगे, उन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उन वर्ड्स का मतलब समझेंगे। पूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, अकाउंटिंग क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको परेशान करेंगे, उसको हम अच्छे से यहाँ समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज हमें 23 से 24 स्लाइड्स हमें पढ़नी है इसके अंदर, लेकिन एक ही बार में आप सारे टर्म्स सीख लेंगे बेटे, ठीक है। और इन सारी बातों को समझने के बाद एक कहानी के तौर पर इसको पढ़ेंगे जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए जैसे हमें कोई एक बिजनेस करना है, तो हम कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिससे सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। हम छोटा मोटा एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 5,000 10,000 से एक मोमोज का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, और उस मोमोज के बिजनेस के स्टार्ट करने से हम सारे एग्जाम्पल के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैपिटल क्या चीज होती है, एसेट्स क्या चीज होती है, लायबिलिटी क्या चीज होती है। ठीक है बच्चे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हम इसके अंदर बहुत सारे इंट्रोडक्शन के टर्म्स पढ़ेंगे, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट पेज पे ध्यान दीजिए, हमने एक अपना एग्जांपल सेट कर लिया कि हम मोमोज का एग्जांपल करेंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा स्टॉल खोलेंगे जो हमारा मोमोज का होगा, क्योंकि मोमोज से मेरा अपना मानना है बच्चे कि मोमोज एक ऐसा बिजनेस है जो एक सैलरी पर्सन जितना मंथ में सैलरी कमाता है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके एक नई दुकान खोल सकता है बच्चे। इसलिए एक छोटे से कैपिटल से एक बहुत बड़ा, एक छोटे से कैपिटल से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस बन सकता है छोटा मोटा। आगे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल में समझेंगे कैपिटल क्या है। देखो बच्चों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको शुरुआत में एक पूंजी चाहिए होती है, एक पैसा चाहिए होता है। उसी पैसे को हम इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं और हिंदी में पूंजी कहते हैं। बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि आप सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। बच्चे, मैं आपको हिंदी टर्म्स जरूर समझा सकता हूँ। हिंदी मीडियम बेटा कोई खास अलग नहीं होता, वो उसके वर्ड्स अलग होते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट तो हिंदी मीडियम में ही होते हैं। ठीक है, आप हिंदी भाषा में समझ रहे हैं, बाइलैंग्वेज भाषा में समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, कैपिटल क्या है? देखो किताबी बातों में कैपिटल के बारे में क्या कहता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर्स। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, एसेट्स और इन द मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या कहना चाह रहा है? जो साल के शुरुआत में, सॉरी बिजनेस के स्टार्टिंग में जो हम पैसा लगाते हैं, ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लो मुझे मोमोज का एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं अपने घर से पैसा लेकर आऊंगा 20,000। 20,000 से जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जो ना 20,000 रुपए में टेबल लेके बैठा हूं, मैं कहूं बिजनेस से 20,000 से कहूं चलो भाई बिजनेस हो जाओ, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मुझे उस 20,000 को कन्वर्ट करना होगा किसी न किसी एसेट्स में। मुझे मोमोज के बर्तन लेके आने होंगे, मुझे गैस चूल्हा एक ये सब चीजें खरीदनी होंगी, मुझे एक छोटा सा स्टॉल लेना होगा, है ना। अगर मुझे एक छोटा सा एक ये मोबाइल जो स्टॉल होते हैं जो कहीं भी इधर उधर कैरी कर सकते हैं, जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, अगर मुझे वैसा लेना है तो उसमें पैसे खर्च करने होंगे। तो ये कहना चाह रहा है जो कैपिटल है ना, वो साल के जो बिजनेस के स्टार्टिंग में जो हम पैसा लगाते हैं उसी को कैपिटल कहते हैं। ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर मशीनरी के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक अपने दोस्त से पार्टनरशिप कर ली कि चलो दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, और वो कह रहा है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास पहले से ही मोमोज के बर्तन पड़े हैं, उसके पास कुछ स्टॉल पड़े हैं, उसके पास कुछ और भी आइटम पड़े हैं जो मोमोज के बिजनेस में काम आते हैं। तो बताओ, हम अगर पैसा लेकर आते तो उनसे वही सारी चीजें तो खरीदते। अब वो पार्टनर जो है मेरा, वो कह रहा है मैं ये सब चीज लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी तो कैपिटल के रूप में होगा। इसलिए बाद में क्या बोला गया यहाँ पे कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। वो मनी भी हो सकती है और वो एसेट भी हो सकता है जिसका अपना एक मॉनेटरी वैल्यू हो। तो सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, पूंजी का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हमें पैसा चाहिए होता है बिजनेस के एसेट्स को खरीदने के लिए, बिजनेस के सामान को खरीदने के लिए, उसी को हम पूंजी और कैपिटल कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अगला देखिए, अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या होती है? देखो बिजनेस को, थ्योरी वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल समझ लेते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। देखो बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने पैसे हम घर से लेकर आए हैं उतने ही पैसों से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। हमें कुछ पैसे की और जरूरत पड़ती है तो हम किसी से पैसे लेते हैं। देखिए, अगर हम किसी से पैसा लेंगे तो वो उधार कहलाएगा। तो जितना भी पूंजी या जितना भी पैसा हम, या जितनी भी चीजें हमने उधार ली अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, अब जरा किताबी बातें समझ लीजिए क्या कहता है। लायबिलिटी मींस द अमाउंट ओन्ड या फिर पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को जो पैसा पे करना है उसी को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, लायबिलिटी हमेशा ऑनर के लिए होती है, ऑफ द बिजनेस इन द टर्म एज द इंटरनल लायबिलिटी। अब देखो क्या होता है, अगर आपने बिजनेस स्टडीज थोड़ी बहुत पढ़ी तो आपने ये बात जानी होगी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी।
मतलब अगर मैं अपना बिजनेस खोलता हूं और इस बिजनेस का नाम मैं आर एम बिजनेस रखता हूं, या आर एम मोमोज करके अगर मैं RMM इसका नाम रखता हूं, देन सोचिए मैं एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को मैं कुछ कैपिटल दे रहा हूं, क्योंकि बिजनेस जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मैं ऑनर के तौर पे मैं उसको 50,000 रुपए दे रहा हूं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करो, और मेरा जो बिजनेस है वो 50,000 रुपए एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये सोच के कि मेरे मालिक ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, मुझे कल को ये पैसा थोड़ा कमा के इनको लौटाना है। तो ये जो पैसा जो बिजनेस रिसीव कर रहा है बिजनेसमैन से, बिजनेस जो अपने मालिक से जो पैसा रिसीव कर रहा है, वो उसके लिए लायबिलिटी होगी, बिकॉज कल को ये पैसा बिजनेस को, बिजनेस के मालिक को लौटाना है। बिजनेस जो है अपने मालिक को लौटाएगा, इसीलिए बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। आपने सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी साहब अलग टैक्स पे करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्री अलग टैक्स पे करती है, बिकॉज मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्री दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो हम पैसा पूंजी के तौर पे दे रहे हैं, एक्चुअली वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी होती है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट की हेडिंग बनेगी उसके लायबिलिटीज की हेडिंग अंदर आएगा लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। वैसे आम भाषा में लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा। तो ध्यान दीजिए, और आगे क्या कहता है, द अदर हैंड द लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अच्छा, लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी। अब बिजनेस के मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी की, बिजनेस के इंटरनल लोगों को पे करना है। लेकिन कल को वो जब रॉ मटेरियल उधार खरीद के लिए आया है ना, सप्लायर के पैसे बाकी, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी, लेकिन वो भी लायबिलिटी होगी। एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मोमोज का, जिसके अंदर मैं अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल क्या होगा, इसके अंदर मैदा होगा, इसके अंदर कच्ची सब्जियां होंगी, इसके अंदर ऑयल वगैरह होंगे जो मुझे खरीदने होंगे, ये सारे अगर मैं अपने सप्लायर से उधार खरीद रहा हूँ तो ये भी मेरी लायबिलिटी कहलाएगी और वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए बच्चे, अगला इसमें बात आती है कि लायबिलिटी भी दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट क्या और करंट क्या है? देखो बच्चे, करंट शब्द से आप ये समझ लीजिए विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर ऐसी लायबिलिटी जो मुझे एक साल के अंदर अंदर पे कर देनी, चुका देनी है। जैसे अपने क्रेडिटर को पैसा चुकाना है ना, मैंने उससे माल उधार लिया, अगली बार जब अगले हफ्ते माल लेने जाऊंगा तो उसकी पहले वाली पेमेंट करूंगा और फिर नया माल ले लूंगा उधार। तो जो भी पैसा मुझे विद इन 1 ईयर पे कर देना है, एनी हाउ, कैसे भी, वो मेरी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और जिस पैसे को चुकाने के लिए अगर मुझे मोर देन 1 ईयर का समय मिलता है, 12 महीने से ज्यादा का समय मिलता है पे करने के लिए, वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम यहाँ पे नॉन करंट है। ये करंट का मतलब विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, 12 महीने से ज्यादा समय जो है, वो नॉन करंट कहलाएगा। डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर द पीरियड मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा समय। कई जगह पे इसमें 12 मंथ लिखा जाता है, बात एक ही है। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे लोन, डिवेंचर। अगर मैंने बहुत लंबा कर्जा ले रखा है, लॉन्ग टर्म बैंक से लोन ले रखा है, तो जनरली बैंक से लोन लेने का जो समय पीरियड होता है पे करने का, वो एक साल से ज्यादा समय का होता है, तो हम बैंक के लोन को लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ। देखो यहाँ पे 12 मंथ बोला है, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। एग्जांपल करंट लायबिलिटी में क्या है, अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, अगर मेरा कोई बिल्स पेबल है, मेरा कोई क्रेडिटर है। क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिसको पैसे पे करना है। बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिटर होंगे, मैंने कभी उससे माल उधार लिया, कभी इससे माल उधार लिया, कभी इससे माल उधार लिया, तो अगर मैं इनको 1 महीने पैसा चुकाना है, 1 हफ्ते में पैसा चुकाना है, ये मेरे क्रेडिटर कहलाएंगे। कुछ मेरे बिल्स पेबल होते हैं। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने किसी से माल लिया, उसने मेरे से सिग्नेचर करवा दी एक पेज पे, एक बिल होता है उसको सिग्नेचर कराना, उस सिग्नेचर की वजह से मुझे पे करना पड़ेगा उसको, कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे अदर पार्टी को इतने पैसे देने। वो बिल लेकर आया, सर आपका इतने का बिल हो, मैंने साइन किया, मैंने कहा पैसे 1 महीने बाद मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, तब मुझे वहां पे जो पैसे पे करना मेरे सिग्नेचर की वजह से पे करने, दैट इज बिल पेबल। ये भी शॉर्ट टर्म होता है बच्चे, ठीक है। तो आपको समझ में बात आ गई, लायबिलिटी कई प्रकार की होती है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। अगर विद इन मुझे 1 ईयर पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी, और 1 ईयर के बाद अगर पे करना है, इतना टाइम पीरियड है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। छोटे छोटे टर्म है बच्चे। अगले पेज पे आइए, अगली स्लाइड क्या बेटा, अगला बात आता है बेटा एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं बेटा, देखो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मोमोज का बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो आप बर्तन, टेबल, काउंटर और जो स्टॉल लेकर आप आए, वो आपके लिए एसेट्स है बच्चे। एसेट एक ऐसी चीज होती है जिसको खरीदते समय, बेटा ध्यान से सुनना, एसेट एक ऐसी चीज होती है जिसको खरीदते समय आपके दिमाग में उसको बेचने की नीयत नहीं होती। जैसे
मैं कोई मोमोज का बिजनेस कर रहा हूं तो मैं काउंटर खरीद के ला रहा हूँ और रेडी टाइप का चीज खरीद के लेकर आ रहा हूँ, क्या मैं उसको खरीदते समय सोचूंगा कि मैं इसको बेच के पैसे कमाऊंगा? नहीं। मैं काउंटर खरीद के लाऊंगा तो भी मैं उसको बेचने की नीयत नहीं रखूंगा, मैं बर्तन खरीद के लाऊंगा तो भी मैं उसको बेचने की नीयत नहीं रखूंगा। ऐसी चीज जिस पर मुझे बेचकर पैसे कमाना है वो मेरा स्टॉक कहलाएगा। जैसे मैं मोमोज के रॉ मटेरियल, कई बार बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि मोमोज जो कच्चे मोमोज कहीं से ले आते हैं, केवल अपने यहाँ लाके स्टीम करते हैं, है ना। तो वो क्या है, मैं रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, उस रॉ मटेरियल को खरीद कर लाके बेचना, मेरी इंटेंशन है कि मैं उस रॉ मटेरियल को बेचकर पैसे कमाऊंगा, देन वो मेरे लिए करंट एसेट हो जाएगा, है ना, वो मेरे लिए स्टॉक हो जाएगा। लेकिन जनरली जो एसेट, जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें दो टाइप के एसेट हो जाते हैं, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। तो मैं जो भी एग्जांपल दे रहा था कि कार्ड्स खरीद के लेकर आना, स्टॉल खरीद के लेकर आना, ये फिक्स एसेट है जिसको खरीदते समय हमारी बेचने की नीयत नहीं होती, और ये हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प देते हैं। जैसे बच्चे, मैं अभी आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय बेटा मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, ये बोर्ड है, ये सामने कैमरा है, और उसके बाद मेरे एडिटिंग के लिए बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है, उसका ये लाइटिंग है, ये सारे मेरे लिए एसेट्स हैं, क्योंकि इनको खरीदते समय मैंने इनको बेचने के बारे में नहीं सोचा था कि इनको बेच के पैसे कमाऊंगा। तो ऐसे एसेट्स जिसको खरीदते समय, हम ऐसे एग्जांपल दे सकते, ऐसे एसेट्स को खरीदते समय हमारी बेचने की नीयत नहीं होती, और जिसका यूज मोर देन 1 ईयर तक होता है, जिसका यूज मोर देन 1 ईयर तक होता है, उसी को हम फिक्स एसेट कहते हैं। और जिसको हम विद इन 1 ईयर इस्तेमाल कर लेते हैं वो हमारा करंट एसेट होता है। डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहता है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, दो तरह की प्रॉपर्टीज बताई गई, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। पहले अब इसको देख लीजिए, देखो एसेट के डिवाइड करने के आधार बहुत सारे। टेंजिबल किसको कहते हैं, ऐसे एसेट जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये बोर्ड, ये लाइटिंग, ये कैमरा मेरे लिए कैसे एसेट है, ये मेरे लिए टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, दैट इज गुडविल। गुडविल क्या, किसी व्यक्ति का नाम, किसी बिजनेस का नाम। अब मैं मान लो कोई बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोलूं और रेस्टोरेंट के बाहर मैं हल्दीराम का नाम यूज करूं, हल्दीराम से फ्रेंचाइजी ले लूं, तो मेरी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये एक ऐसा एसेट है जिसको मैं महसूस कर सकता हूं, देख नहीं सकता। हल्दीराम का बोर्ड जरूर लगा होगा, लेकिन उसकी गुडविल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट है। और ऐसा एसेट जिसको हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे आर economics resources of the business, in their words anything which is enable the firm getting the concern। example asset are कौन कौन से assets है, lands है, building है, machinery है, furniture है ना, stock है, यहाँ डेटर्स हैं, कैश है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब हमारे लिए क्या एसेट्स हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट में हमने लिखा ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो एसेट, अभी आप इस स्लाइड में सिर्फ एसेट्स पढ़ रहे हैं। एसेट्स के दो पार्ट्स हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ध्यान दीजिए, एसेट्स को दो हिस्सों में और बांटा गया, कई बेसिस है। देखो बेस क्या है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। दूसरा है करंट और नॉन करंट, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इनटेंजिबल। फिर एसेट के यूज के हिसाब से उसको बांटा गया, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। जिस एसेट को हम विद इन 1 ईयर इस्तेमाल कर ले वो करंट एसेट, और जिस एसेट को हम लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट। ध्यान दीजिए क्या है नॉन करंट एसेट, क्या है, नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और द एंटरप्राइजेस नॉट विद द रीसेल, नॉट विद द रीसेल। नॉन करंट एसेट यानी हम इसको लॉन्ग टर्म एसेट कह सकते हैं, पुराने भाषा में इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता था। ऐसे एसेट जिसको हम लंबे समय के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एसेट पे खास तौर से एक बात होती है कि हमारी नीयत होती है कि हम इसको ना बेचें, बट हेल्ड आर आइदर द इन्वेस्टमेंट और द फैसिलिटेट business operation। in other words, those assets are held by the businesses from a long term point of view। ऐसे एसेट जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबे समय के लिए रखे जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, नॉन करंट, या दूसरी भाषा में लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में क्या है, अगले स्लाइड में टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट, टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट क्या है, देखो जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट कह रहे हैं ना, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल रहे हैं, जिसका यूज मोर देन 1 ईयर है, उसको फिर देखो फर्दर दो हिस्से में बांटा है। अभी थोड़ी देर पहले बात हम कर रहे थे टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वही जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो एग्जांपल के तौर पे क्या क्या, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर्स है, ये सारे एसेट है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और जो इनटेंजिबल एसेट है वो ऐसा एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, ठीक है,
ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे लिए क्या है, सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अब देखिए गुडविल और ट्रेडमार्क का डिफरेंस बताते हैं। मैं मान लो कहीं पे अपना बिजनेस बहुत सालों से चला रहा हूँ और अचानक मैं उस बिजनेस को बेचूं, तो केवल और केवल मेरे को मेरी जमीन और बिल्डिंग की वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे मेरे गुडविल की भी वैल्यू मिलेगी, मुझे उसका पैसा भी मिलेगा। मेरी मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, अचानक मुझे उसको किसी XYZ रीजन से मुझे बेचना पड़ा, मेरी जमीन जो है वो 20 लाख की है, बिल्डिंग 10 लाख की है, टोटल वैल्यू हो गई 30 लाख। लेकिन जब मैं बिजनेस बेचूंगा, मेरे वहां पे एक चलती चलाई दुकान थी, मैं बिजनेस में तो 30 लाख में नहीं बिकेगा, ये हो सकता है 50 लाख में बिके, हो सकता है 1 करोड़ में बिके। तो मेरे एसेट से एक्स्ट्रा जो पैसा मुझे मिल रहा है, मेरी जमीन और बिल्डिंग की वैल्यू से जो भी एक्स्ट्रा पैसा मेरे को मिल रहा है, वो मेरी गुडविल कहलाती है, ठीक है। अगेन ये इंटेंजिबल होती है। और इसमें ट्रेडमार्क क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चे, किसी भी आइटम का अपना एक लोगो होता है, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो होता है वो भी हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ये भी काम आता है। आगे क्वेश्चंस में और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी इस स्लाइड में आपको ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं, उनको फिर दो हिस्सों में बांटा गया, टेंजेबल और इनटेंजेबल, ठीक है। टेंजेबल जिसको हम देख सकते हैं, इंटेंजेबल जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अगले स्लाइड में क्या है बेटा, एसेट्स में अब अगला स्लाइड आता है करंट एसेट, जिसको हम कहते हैं करंट एसेट वो पीरियड होता है जिसको हम शॉर्ट पीरियड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद इन 1 ईयर पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। और जनरली इसमें जो होता है वो रीसेल वाला ऑप्शन होता है। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक आज हम खरीदेंगे तो हम कल परसों 1 हफ्ते तक उसको बेच देंगे। अगर वो पेरिशेबल नेचर का है, जैसे दूध और सब्जियां, उसको आज और कल में बेच के खत्म करना है। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल नेचर का है, हमारी इंटेंशन तो ये होती है कि वो जल्द से जल्द बिक जाए, जल्द से जल्द बिक के वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी 1 साल बहुत लंबा समय होता है, कोई भी स्टॉक 1 साल तक नहीं पड़ा रहता, तो उसको हम बेचते रहते हैं। तो स्टॉक जो हमारा वो करंट एसेट है। तो यहाँ पे क्या कहता है, करंट एसेट क्या है, आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइजेस विद इन द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू द कैश। ये बात क्लियर हो रही है। हम ऐसे एसेट को हम नॉन करंट एसेट कह रहे हैं जिसमें हमारी इंटेंशन होती है इसको कन्वर्ट करके हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। और जिसका यूज क्या होता है, विद इन 1 ईयर एंड विद इन द पर्पस ऑफ द रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। मेन बात ये होती है कि उसको रीसेल करके हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं और उनसे प्रॉफिट जनरेट करें, ठीक है। तो अभी तक एसेट में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा, फिर से बताता हूं एसेट को किस आधार में बांटा गया। एक तो बांटा गया लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट कहते हैं, ठीक है, जिसका यूज मोर देन 1 ईयर होता है। मोर देन 1 ईयर में भी 2 कैटेगरी आ गई, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल ऐसा एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजेबल वो एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और अदर सेकंड कैटेगरी आ गई करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसका यूज विद इन 1 ईयर हो जाता है, ठीक है। अक्सर इसको हम खरीदते इसीलिए हैं ताकि हम इसको बेच के मुनाफा कमा सकें। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं बेटे। अगला क्या है, अगला है बेटा गुड्स। अब देखिए यहाँ पे ना एक शब्द, ये जो गुड्स है इसको समझिए। गुड्स का मतलब क्या है, केवल वही सामान खरीदना, केवल वही सामान खरीदना जिसको हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं या हमारे बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा जाता है। अगर मान लो मोमोज का एग्जांपल 1 मिनट का हटा के मान लो, अगर मेरा कपड़े की दुकान होती और मैं वहां पे एक कंप्यूटर खरीद के ले आया, काउंटर खरीद के ले आया, तो मेरे लिए गुड्स नहीं कहलाएगा। मैं अगर कपड़े खरीद के ला रहा हूं इस नियत से कि इस कपड़े को अपनी दुकान में रख के बेचूंगा, तो वो कपड़े मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। मेरी दुकान के अंदर लाइटिंग भी है, काउंटर भी है, वहां पे मेरे पास बहुत सारे एसेट्स भी हैं, इन्वर्टर भी है, मेरे पास एसी भी है, लेकिन ये मेरे लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनको खरीदते समय बेचने की नियत नहीं थी। ये सारे के सारे मेरे लिए एसेट्स हैं। लेकिन ऐसी चीज जिसका मैं व्यापार कर रहा हूं, जिसको बेच कर पैसे कमाऊंगा, उसको गुड्स कहेंगे। और हिंदी में इसको कहते हैं माल। जैसे कैसा माल समझिए, आप मान लीजिए आप जूतों की दुकान पे और आपके साइज के जूते नहीं मिले तो दुकानदार क्या कहेगा, बेटा आज माल खत्म है, इस साइज का माल नहीं है, कल आना, कल आपको मिल जाएगा। वो भी माल शब्द इस्तेमाल कर रहा है। दवाई लेने गए, दवाई मान लो नहीं मिली तो कहेगा नया माल कल आएगा। कपड़े लेने गए, वो भी कहेगा अगर आपके साइज के कपड़े नहीं मिले, कहता नया माल कल आएगा। तो गौर कर रहे हैं, सभी बिजनेसमैन अपने स्टॉक को माल कहते हैं। और माल उसी शब्द को कहा जाता है या गुड्स उसी शब्द को कहा जाता है जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो गुड्स दिमाग में आते ही ये बात ध्यान रखना, गुड्स केवल उन्हीं आइटम के लिए इस्तेमाल होगा जिस चीज हम व्यापार कर रहे हैं। और जो चीज हमारे बिजनेस में हेल्पिंग मटेरियल है वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। अब वो एसेट कैटेगरी वाइज बढ़ते हैं, या तो करंट एसेट होंगे या तो लॉन्ग टर्म एसेट होंगे जिसको हम नॉन करंट कहते हैं, ठीक है। आप पूरी डेफिनेशन देख लीजिए जिसमें ये बात कही गई है कि गुड्स क्या है, हमारा जिस चीज का बिजनेस होगा, सिंपल भाषा में जिस चीज का बिजनेस होगा उसी चीज को खरीदना, उसी चीज को खरीदना। एक तो परचेज वर्ड उसी चीज, अभी आएगा परचेज स्लाइड, उसमें हम बताएंगे परचेज किसको कहते हैं। लेकिन जिस आइटम को हम खरीदते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। हमारे लिए वो गुड्स है, ठीक है, हमारे लिए वो स्टॉक है, गुड्स है। आगे ध्यान दीजिए अगला आइटम क्या है, स्टॉक। देखिए अभी वही बात हम कर रहे थे, स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है।
अब देखिए क्या कहता है, स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं इज अ टेंजेबल एसेट, टेंजेबल जिसको हम देख सकते हैं, हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, आम बिजनेस की भाषा में जिस चीज को हम बेचकर पैसा कमाते हैं वो चीज हमारे लिए स्टॉक होती है। जैसे अगर हमने कोई फ्लैट खरीदा तो फ्लैट हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन जो व्यक्ति फ्लैट बनाकर बेच रहा है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए फ्लैट तो स्टॉक है। तो उस वक्त उसकी इंटेंशन को समझो, उसकी इंटेंशन क्या थी, बनाकर उसको बेचने की इंटेंशन थी और वही उसका व्यापार है, तो इसके लिए वो स्टॉक है। ठीक है, हम अगर वही बिल्डिंग खरीदते हैं या वही फ्लैट खरीदते हैं तो हमारे लिए वो एसेट है। सब कुछ इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, सब कुछ इंटेंशन के ऊपर। हमारी इंटेंशन को बेचने की नहीं है, हमारी इंटेंशन को खरीद के रहने की है, तो हमारे लिए वो एसेट है। और प्रॉपर्टी डीलर के लिए वही फ्लैट एक स्टॉक है। तो जो भी हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, यहाँ पे क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर द सेल। जिस चीज को भी हम बेचने की नीयत से खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसको बेचकर हम मुनाफा कमाएंगे, वो चीज हमारे लिए स्टॉक है। और स्टॉक का दूसरा शब्द जो है वो इन्वेंट्री है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए अगला क्या कहता है, ड्राइंग। देखिए ड्राइंग एक ऐसा शब्द है, ड्राइंग क्या होता है, अगर आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं या कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, वो ड्राइंग कहलाता है। जैसे मान लो मैंने मोमोज की दुकान खोली, मेरे दोस्तों को पता चला, वो आए और फ्री में खा के चले गए। दोस्त वगैरह वैसे भी पैसे नहीं देते, आप सबको पता है ना, उधार दे जाओ तो पैसे भूल जाते हैं। उसी तरीके से वो आया और खा के चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ड्राइंग कहलाएगी, इससे मेरा स्टॉक कम हो गया। जिस चीज के ऊपर मैंने पैसे लगाए थे, है ना, या तो मेरे दोस्त खा जाए वो मोमोज, या फिर मेरे घर वाले लोग खा जाए, ठीक है, उसके जो पैसे नहीं मिले, वो ड्राइंग कहलाएगी। ये इसको अदर एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मेरी जनरल स्टोर की दुकान है। जनरल स्टोर में मैंने सब कुछ रखा है, आटा, दाल, चावल, चीनी, सब कुछ रखा है मैंने। अब उसमें से जब मैं दुकान शाम को बंद कर रहा था तो घर से फोन आता है कि आते समय आटा और तेल वगैरह लेते आना। अब मैंने जो सामान अपने घर के लिए 1000 रुपए तक का सामान मैंने अपने घर के लिए निकाला, तो वो मेरे लिए सेल नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए ड्राइंग कहलाएगी। कि जितना सामान मैं बेचने की नीयत से लेकर आया था, उसमें से कुछ सामान मैं अपने पर्सनल यूज के लिए निकालने आता हूँ, है ना। तो जो भी सामान मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले आता हूँ, वो मेरे लिए ड्राइंग कहलाती है। बाकी आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो आपको वही समझ में आएगी। मैं आपको इन शॉर्ट, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको हर एक टर्म बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप थ्योरी देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में आपको प्रॉपर्ली ये चीजें दिख जाएंगी, पढ़ लीजिए। ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग आपकी पूंजी को कम करता है। ड्राइंग जो है वो आपकी पूंजी को कम करता है, और ड्राइंग अक्सर पर्सनल यूज के लिए की जाती है। अगर आप कोई पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं और वो बिजनेस के लिए ही निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग नहीं कहलाती। लेकिन अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला और उससे आपने अपने कोई पर्सनल काम कर लिए, तो फिर वो ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग से सीधा सीधा कैपिटल माइनस होता है, पूंजी कम हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, परचेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, परचेज शब्द, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं चीजों को, उसी आइटम को, उसी स्टॉक को खरीदना ही परचेज कहलाएगा। ये मत सोचना कि हमारा मोमोज का बिजनेस है और मैं जाके एक जीन्स खरीद लाया अपने लिए तो परचेज कहलाएगा। भले आप वो नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन परचेज शब्द का मतलब अकाउंटिंग में है कि जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज स्टॉक को आप बेचकर पैसा कमाते हैं, उसी चीज को खरीदना आपके लिए परचेज शब्द कहलाएगा। जनरल एंट्रीज आप सीखेंगे आगे, जनरल एंट्री में सीधा ये चीज होगी, परचेज। तो परचेज का मतलब है जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं उसी चीज को खरीदना। तो देखो क्या कहता है, द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। लेकिन पहले परचेज शब्द का मतलब समझिए, परचेज कितने टाइप के अलग बात है, लेकिन परचेज का मतलब है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। मेरा एग्जांपल मोमोज का है, तो मैं अगर अपने सप्लायर से कच्चे मोमोज खरीदता हूं, ठीक है, सिर्फ मोमोज खरीदता हूं, वो मेरा परचेज कहलाएगा। ठीक है बच्चे, आगे ध्यान दीजिए। तो क्या कहता है, परचेज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। मतलब मैंने अगर सामान खरीदा अपने सप्लायर से, तुरंत कैश दे दिया तो कैश परचेज है। लेकिन मैंने सामान खरीदा तो आप पैसे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, सामान बेच के दे दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। आइए, बिल्कुल सिंपल टर्म है, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अगला टर्म देखिए, सेल। अब देखिए सेल क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना बेटा, सेल के ऊपर डिपेंड रहता है। सामान कितना बिक रहा है, जो स्टॉक मैंने लिया है या जो स्टॉक मैंने मेंटेन किया है, जो मैंने खरीदा है सिर्फ बेचने की नीयत से, उसको बेचकर जितना पैसा आ रहा है वो सारा पैसा सेल कहलाएगा। अगेन सेल भी फिर 2 तरीके में डिवाइड हो जाता है। जैसे परचेज 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, वैसे सेल भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। ध्यान दीजिए क्या है, द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद द यूज फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। अब देखो यहाँ पे गुड्स शब्द का इस्तेमाल किया है, एंड द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल।
ठीक है, देखो परचेज शब्द में, सेल शब्द में गुड्स का इस्तेमाल किया गया है कि मैं जो चीज का व्यापार कर रहा हूँ, जिस आइटम का व्यापार कर रहा हूँ, उसी चीज को खरीदना परचेज कहलाएगा और उसी आइटम को बेचना सेल कहलाएगा। अगर मैंने बिजनेस के किसी फर्नीचर को बेच दिया तो वो सेल नहीं कहलाएगा। भले आपकी थ्योरी में आपको ऐसे बोल दे कि मैंने फर्नीचर बेच दिया, सेल कर दिया, तो सेल का मतलब ये नहीं जनरल एंट्री में सेल आ जाएगा। सेल का मतलब जिस चीज का मेरा व्यापार है उसी चीज को बेचना मेरे लिए सेल कहलाएगा, और जिस चीज का मेरा व्यापार है उसी चीज को खरीदना मेरे लिए परचेज कहलाएगा। ये शब्द और किसी आइटम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ध्यान रखना इन बारीकियों को। अगला क्या है बच्चे, अगला है बेटा परचेज एंड सेल रिटर्न। अब परचेज और सेल रिटर्न का मतलब क्या, देखो अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं तो हो सकता है मेरा कोई सामान ऐसा है जो खराब निकल गया हो, तो अब मैं उसे वापस करूंगा अपने सप्लायर को। मैंने उससे कहा भाई 100 पैकेट माल दे दो, उसने 100 पैकेट माल दिया, सब 5 पैकेट खराब निकले, तो मैं उसको वापस करूंगा। तो जितना आइटम में वापस, क्योंकि एंट्री तो हो गई, एंट्री हो गई कि 100 पैकेट माल आ गया, ठीक है। अब अकाउंटिंग बेटा एक बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग में ना काटा पीटी नहीं करते, हम उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं। 100 पैकेट माल आने की एंट्री हो गई, अब उसमें से 5 पैकेट हमने माल डिफेक्ट निकला, हमने वापस किया, तो उसमें 5 पैकेट काट भी देंगे, हम उसकी दूसरी एंट्री करेंगे कि 5 पैकेट वापस गया था। तो जो वापस गया है उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया उसको हमने रिटर्न कर दिया। इसको एक और शब्द से जाना जाता है, डेट इज रिटर्न आउटवर्ड। ये ध्यान रखना बच्चे, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड क्या है समझो, देखो दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक परचेज रिटर्न, एक सेल रिटर्न। मैंने जो सामान परचेज किया मैंने उसको वापस कर दिया, तो सामान डिफेक्ट मिला, डेट इज परचेज रिटर्न। अब मेरा कोई सामान बिका होगा, हो सकता है मेरा कस्टमर मुझे वो वापस कर दे, जो सामान बिक गया और वो फिर मेरे पास वापस आ रहा है तो वो सेल रिटर्न कहलाता है, ठीक है। एक परचेज रिटर्न और एक सेल रिटर्न। तो जो परचेज रिटर्न होता है उसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, और ये जो सेल रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। अब इसको याद करेंगे कैसे, तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखिए। ये रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे, देखो इनवर्ड का मतलब, एक रिटर्न इनवर्ड है तो मेरे पास रिटर्न वापस आ रहा है, तो कौन सा सामान आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो सामान मैंने बेचा होगा, तो बेचा हुआ सामान ही मेरे पास वापस आ सकता है, तो इसको जो रिटर्न इनवर्ड है वो सेल रिटर्न है। और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, कौन सा सामान बाहर की तरफ जाएगा, जो मैंने खरीदा होगा उसी को मैं बाहर की तरफ भेजूंगा, कि भाई ये रिटर्न आउटवर्ड है। तो कई जगह पे डायरेक्टली सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वहां पे रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड गिवन होता है, इसलिए ये शब्द मैंने आपको बताया। आगे भी यहां तक बात समझ में आ रही होगी, अब आगे पढ़ेंगे इसके अंदर वही सारी चीजें मिलेंगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, अगला आता है एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या है, देखो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में अभी जब अकाउंट्स पढ़ोगे, आप अकाउंट्स की जब थ्योरी पढ़ोगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो एक साइड सारी इनकम लिखी जाती है, एक साइड सारे खर्चे लिखे जाते हैं। तो मेन बात है एक्सपेंडिचर कहते हैं किसको है, तो इसकी थ्योरी में एक बात क्लियर समझ लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड जो आइटम या बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं या उससे संबंधित जो हमारे खर्चे उसी को एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, बाकी अदर चीजों को नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने मोमोज का जो स्टॉल, सेम अपने एग्जांपल पे, तो मुझे कुछ प्लेट्स खरीदनी होंगी मोमोज देने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। मैंने एक हेल्पिंग बॉय रखा है अपने लिए, एक लड़का रखा है दुकान पे काम करने के लिए, उसकी सैलरी मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। मैं कहीं पे लगा रहा हूँ दुकान, तो मुझे जिसकी जमीन है, जिसकी जगह, उसको किराया देना होगा, रेंट देना होगा, रेंट मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, सारा एक्सपेंडिचर उसका कनेक्शन बिजनेस से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने घर के वाईफाई का बिल जो है अपने दुकान से दे रहा हूँ, दुकान के गले से पैसा दे रहा हूँ, तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, वो पर्सनल एक्सपेंस में आ जाएगा। अगर वो वाईफाई मेरे दुकान में ही लगी हुई है, मैं अपने कस्टमर को वाईफाई फ्री में दे रहा हूं, देन वो वाईफाई का बिल अगर मेरे दुकान से रिलेटेड है तो बिजनेस के एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर को सोचते समय केवल आप इतना सोच लीजिए, क्या उसका कनेक्शन मेरे बिजनेस से है, अगर उसका कनेक्शन या उसका यूज मेरे बिजनेस से है तो बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो मेरा रेंट, मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, मेरा और भी जो सैलरी वगैरह का जो खर्चा है, ये सारे के सारे खर्चे जो है, ये स्टेशनरी का खर्चा है, डिस्पोजल का खर्चा है, ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आगे फिर और अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। अपने बिजनेस को नॉर्मल चलाने के लिए जितने भी पैसे हम खर्च करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब एक्सपेंडिचर भी बच्चे, एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर भी जो है बच्चे देख लेते हैं, अगले स्लाइड में नहीं है तो यहीं पे हम बताते हैं। एक्सपेंडिचर बच्चे दो टाइप के यहाँ दिए गए हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बच्चे, ध्यान से समझेंगे। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चे, एक ऐसा खर्चा है,
ऐसा खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको जब हम पैसा खर्च करते हैं तो उससे हमारी कोई प्रॉपर्टी जनरेट नहीं होती। वो केवल हम इसलिए खर्च करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है ऑन गोइंग फॉर्म में हो, कहीं बीच में अटके ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो हमारे ऊपर हमारे पास कोई एसेट्स क्रिएट होता है या तो कोई कर्जा कम होता है। कैपिटल जो बिजनेस के बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं। तो एक्सपेंडिचर के नाम पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे सैलरी जो मेरी रेकरिंग नेचर की होगी। रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? जो बार बार मुझे करना है। सैलरी मैंने इस महीने दी तो अगले महीने भी देनी होगी, है ना, जिससे मेरा बिजनेस केवल फ्लो में चलेगा। मुझे रेंट पे करना है, ठीक है, मुझे बिल पे करने हैं, वो सारे के सारे बिल। ऐसा नहीं कि बिल रेंट सैलरी पे कर देने से मेरी कोई बहुत बड़ा मेरा कर्जा उतर गया या मैंने बहुत बड़ी एसेट जनरेट कर ली। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि मेरा बिजनेस एक फ्लो में चल सके, ठीक है। इसके खर्च करने से ना ही एसेट जनरेट होते हैं और ना ही लायबिलिटी कम होती है। ये केवल और केवल बिजनेस के लिए होता है। और इसका दूसरा पहचान ये है बच्चे कि ये हर बार किया जाता है, ये रैकरिंग नेचर का होता है। लेकिन एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमारी एसेट्स या तो बढ़ती है या फिर लायबिलिटी कम होती है। एग्जांपल के तौर पे लायबिलिटी कम होती है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और खास तौर से ये नॉन रेकरिंग होती है, ये बार बार रिपीट नहीं होती, ये नॉन रेकरिंग होती है। जैसे मैंने पेमेंट कर दी लोन की, पेमेंट ऑफ लोन, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, मैंने पे कर दिया, है ना। मैंने मोमोज की दुकान चला के मैंने अपने मान लो मेरा बहुत कर्जा रहा होगा, मेरा 5 लाख का कर्जा था, वो 5 लाख मैंने पे कर दिए। तो जो 5 लाख मैंने पे किए वो लोन की रिपेमेंट हो गई, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मोमोज की दुकान से मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, तो अब वो जो मैंने प्लॉट किया, तो ये जो भी मैंने पैसा खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे मेरा क्या होगा? इससे मेरा एक एसेट जनरेट हुआ। और इस वाले एग्जांपल से मेरी एक लायबिलिटी कम हो गई। तो या तो अगर एसेट जनरेट हो या कोई लायबिलिटी कम हो तो मेरा कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और खास बात क्या है इसकी? खास बात ये कि नॉन रैकरिंग होता है, ये बार बार रिपीट नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज आपने प्लॉट खरीदा अगले महीने में प्लॉट खरीद रहे, है ना। तो ये रैकरिंग नेचर का नहीं है, साल में एक बार या 2 बार होता है। और ये जो रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है ये रैकरिंग होता है, हर बार बार आपको खर्च करना होता है। इससे बस फायदा ये होता है कि आपका बिजनेस एक फ्लो में चलता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अगली एंट्री देखिए, अगली है बेटा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट क्या होता है? बिजनेस में जो पैसा हमारे पास आता है, बिजनेस में जो पैसा हमारे पास इनकमिंग हो रही बेटा, पैसा जो आ रही है उसको हम रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन रिसिप्ट भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए क्या कहता है। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, जो पैसा आ चुका है या जो आने वाला है, फॉर सेलिंग द एसेट्स। कौन सा एसेट्स? जो हमारा स्टॉक है, जिसको बेच के हम पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिसीव हो रहा है पैसा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बिजनेस में जितना भी पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट कहलाता है। उसको भी फिर हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसा भी पिछले स्लाइड में हमने बांटा। एक रेवेन्यू नेचर का होगा और एक कैपिटल नेचर का होगा। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा वो वही रैकरिंग स्वभाव का होगा बच्चे। रेवेन्यू स्वभाव का मतलब क्या है बच्चे? ये रैकरिंग नेचर का होगा, मतलब बार बार रिसीव होगा, जैसे सेल, जैसे कमीशन। बिजनेस में ऐसा पैसा जो बार बार रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। लेकिन एक होगा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करता है, ठीक है, ये नॉन रेकरिंग होगा। सॉरी, अभी हम तो रिसिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं बच्चे ये, नॉन रेकरिंग। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमें बहुत बड़ा पैसा रिसीव हुआ तो हम लिखते हैं सेल ऑफ प्लॉट, सेल ऑफ लैंड, हमने जमीन बेच दी, तो पैसा हमें मिलेगा या पैसा हमें पे करना पड़ेगा? जमीन बेचने पर पैसा हमें मिलेगा, और वो जो पैसा मिलेगा बहुत मोटा अमाउंट होगा और वो बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा लाइफ में हमने जो प्लॉट बेचा है। तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। इससे पहले हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, तो वहां जमीन हमने खरीदी थी क्योंकि पैसा हमारी तरफ से गया था, इसलिए वो एक्सपेंडिचर है। या जमीन बेचने पैसा हमारे पास आया है, ठीक है, इसलिए ये रिसिप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? सेल ऑफ लैंड हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में। और क्या हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में? आपने अगर लोन ले लिया, अब देखो ये मत सोचना सर ये एसेट है कि लायबिलिटी, आप पढ़ रहे हैं पैसा मोटे अमाउंट में जो कैपिटल नेचर का, और रिसीव किस किस तरीके से होगा, या तो लोन लेने पर होगा या तो कोई पैसे या कोई एसेट बेचने पर आएगा। तो ये नॉन रेकरिंग होता है बच्चे, ये बार बार रिपीट नहीं होता और ये बार बार रिपीट होता है। तो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू जब बात आएगी तो मतलब वो रेकरिंग नेचर का होगा, बार बार किया जाएगा,
और चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार रिपीट नहीं होते। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब बिजनेस में वो टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर कल को आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इन टर्म्स से आपको डेली गुजरना होगा। जैसे बड़े ध्यान से पढ़िए। अगला पॉइंट क्या बच्चे, अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ध्यान से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक सब्स्टिट्यूट नेम है सेल का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक सब्स्टिट्यूट नेम है सेल का। देखो हमारे देश में कंपनी का कानून आए थे, 1956 का कानून चल रहा था। अब फिर लेटेस्ट जो कानून हमारे देश में चल रहा है वो 2013 का चल रहा है। 2013 में शेड्यूल 3 में इसके नाम को चेंज करके कह दिया गया सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये कुछ नहीं है, केवल सेल का सब्स्टिट्यूट नेम है। और नाम से भी समझो, रेवेन्यू मतलब पैसा आना, किस चीज से, फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो चीज को हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट वर्ड से बना ऑपरेशन, हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो बिजनेस को ऑपरेट करके हमें क्या मिला, हमें एक रेवेन्यू मिला। उस रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो दिन भर में मेरे को मोमोज बेचते बेचते जितने भी पैसे आए वो सारा मेरे लिए क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। ये कुछ नहीं, केवल सेल का सब्स्टिट्यूट नेम है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगले पॉइंट पर आइए, पॉइंट खत्म होने वाले बच्चे। अब है वाउचर। वाउचर क्या होता है बेटा, वाउचर एक छोटी सी पर्ची होती है। कैसी पर्ची, हमने जो ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, हमने जो ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ, एविडेंस। ठीक है, अगर मैंने किसी को सेल किया तो एक बिल देते हैं। ठीक है, वो बिल जो क्या है वो वाउचर का एक पार्ट है। देखिए क्या कहता है, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सामान का खरीदना, सामान का बेचना, सप्लायर से माल लेना, उसको कुछ पेमेंट कर देना, तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए छोटी सी पर्ची देते हैं, जैसे दैट इज वाउचर। एग्जांपल के तौर पे कहता है वाउचर क्या है, कैश मेमो है, इनवॉइस है, या फिर बिल है, रिसिप्ट है, या डेबिट क्रेडिट नोट है। ये सारे के सारे क्या है, वाउचर। और वाउचर का पूरा एक चैप्टर बेटा आपके सिलेबस में, वो आगे आप पढ़ोगे। बस इतना समझिए, किसी भी ट्रांजेक्शन पे, चाहे सामान खरीदा हो या वापिस किया हो, या सेल किया हो या वापिस किया हो, सभी चीजों के लिए एक वाउचर, एक रिसिप्ट जो है वो फाड़ के दिया जाता है। दैट इज प्रूफ होता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, उसी को हम वाउचर कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या बेटा, डिस्काउंट। अब देखो बिजनेस कर रहे हो तो सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट क्या होता है, जिस अमाउंट पर आप सामान बेच रहे हैं उससे कम अमाउंट पे आपने सामान को बेच दिया, जितना भी आपने कम किया वो डिस्काउंट कहलाता है। अब डिस्काउंट हमारे अकाउंटिंग टर्म में दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। देखिए अगले स्लाइड में क्या है, टाइप ऑफ डिस्काउंट बता रहे हैं, बट अगले स्लाइड में भी है। देखिए क्या कहता है, इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू द बी पेड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को जितना भी प्राइस दिखाया जाता है उस प्राइस से कम प्राइस लेना, जो हमने अमाउंट में रिडक्शन कर दिया, वो डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट दो टाइप के, अभी जो मैंने डिस्कस किया, डिस्काउंट कितने टाइप के, दो टाइप के, एक ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है और एक कैश डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, ट्रेड डिस्काउंट, आप मान लीजिए किसी शोरूम में गए और शोरूम के बाहर एक टैग लगा फ्लैट 20% ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आपने जींस देखी जिसमें 3000 लिखा हुआ है, तो दैट मीन चाहे कोई भी चला जाए, आप चले जाए, आपका दोस्त चला जाए, या कोई और भी चला जाए, उसको सीधा सीधा 20% ऑफ मिल जाएगा। यानी 3000 का 20% 600 रुपए, 600 रुपए लेस हो गए, सबके लिए वो जीन्स कितने की हो जाएगी, 2400 रुपए की वो जीन्स हो जाएगी। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सबके लिए होता है, स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए जो डिस्काउंट होता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, अगर वो नगद में पेमेंट कर रहा है तो। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे साहब बोलता है ट्रेड डिस्काउंट क्या, ट्रेड डिस्काउंट जो वहां पे टैग प्राइस गिवन होता है, जो टैग लिखा होता है उस टैग पे सबको एक जैसा डिस्काउंट देना सभी के लिए, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट कहता है कैश डिस्काउंट द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। अगर किसी ने टाइम पर पेमेंट कर दिया या बिल बनाते समय उसी वक्त पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उस वक्त जो उसको डिस्काउंट दिया था वो कैश डिस्काउंट होता है। और ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो रूल फॉलो कर रहे हैं। इट इज द एक्सपेंडिचर टू द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंटिंग फॉर द इनकम ऑफ द पार्टी रिसीव्ड। इट इज द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर बोथ द पार्टीज। ये दोनों पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। डिस्काउंट दो टाइप के हैं। पहला डिस्काउंट क्या है, कैश ट्रेड डिस्काउंट, जो सभी के लिए होता है, दुकानों के बाहर 20% ऑफ 30% ऑफ लिखा होता है वो सबको मिलेगा। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जब आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं, जब आप खरीदने जा रहे हैं, उसी वक्त जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको हो सकता है दुकानदार अलग से 1% या 2% कैश डिस्काउंट दे। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की तो पूरा होगा, कैश डिस्काउंट देंगे। अगर कैश में खरीदे तो 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं, या फिर आपसे कहा गया कि आप अगले महीने की 30 तारीख तक दे दें, लेकिन आप अगले महीने की पहली तारीख को देने चले गए पैसा, तो आपने एक महीने पहले पैसे दे दिया, तो दुकानदार खुश होकर जो भी डिबेट आपको दे दे वो आपके लिए कैश डिस्काउंट कहलाता है।
आगे यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चे, आगे देखिए, अब एक लास्ट स्लाइड रहेगी। लास्ट है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? आपको याद होगा एसेट दो टाइप के हमने पढ़े थे। कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट क्या है? हमारे लिए लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। तो हमारे एग्जांपल में मोमोज के बिजनेस हमारे लिए एसेट्स क्या होंगे? हमारा गैस चूल्हा वगैरह होगा, हमारा कार्ट्स वगैरह होगा, हमारे फर्नीचर वगैरह होंगे, ये सारे हमारे फिक्स एसेट है। अब बताओ, एक साल तक अगर हम बिजनेस को इस्तेमाल करें, बिजनेस चलाएं, तो एक साल के बाद क्या मेरे एसेट्स की वही वैल्यू रहेगी जो एक साल पहले थी? मान लो एक साल के बाद बिजनेस को बेचा, मैं जो कार्ड खरीद के लाया, जिसको हम भाषा में रेडी कहते हैं, तो वो जो कार्ड खरीद के लाया, मान लो 10,000 रुपए का कार्ड आया, एक साल के अंदर मैं उसको बेचूंगा तो क्या मेरे को 10,000 मिल जाएंगे? 10,000 नहीं मिलेंगे। कोई उसकी 8,000 वैल्यू लगाएगा, कोई 5,000 वैल्यू लगाएगा, कोई 7,000 वैल्यू लगाएगा, लेकिन कोई भी 10,000 वैल्यू नहीं लगाएगा। तो जितनी कम वैल्यू लगाई जा रही है वो क्या है? जितनी कम वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक सेपरेट चैप्टर है, मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन होता क्या है। एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो गिरावट आती है एसेट्स की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और गिरावट क्यों आती है? इसके कई सारे रीजन। पहला वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का क्या मतलब है? टूट फूट। दूसरा क्या होता है? स्पेंड ऑफ टाइम। अगर टाइम निकल गया तो भी डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कोई सामान आपने लिया, टूट फूट होगी इस वजह से, जैसे कार्ड का एग्जांपल दिया, उसमें कुछ टूट फूट हो चुकी होगी, इसलिए वैल्यू कम होगी। स्पेंड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अभी शोरूम से कार निकाली और घर की पार्किंग में खड़ी कर दी, अभी तक उसकी पन्नी भी नहीं उतारी आपने, और एक महीने बाद चाहते हो कि उसको खरीद ले। मान लो आपने कार 8 लाख की खरीदी थी, तो क्या एक महीने बाद आपने इवन उसको यूज भी नहीं किया, उतना ही चलाया जो शोरूम से घर तक आने में टाइम लगा, जो रोड चला वो उतना ही आपने चलाया, एक महीने बाद आप भीतर के आपको 8 लाख मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसके कई सारे रीजन। एक तो समय बीत गया, ठीक है, चीजें पुरानी हो गई, इस वजह से टाइम होता है। और दूसरा क्या होता है? एक होता है टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी की भी क्या होती है? कीमत कम हो जाती है। इन सबको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ऐसा एक्सपेंस जो हम कैश में नहीं कर रहे। जैसे मैं सैलरी किसी को दे रहा हूं तो कैश में किसी को सैलरी दे रहा हूं, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो कैश में डिस्काउंट दे रहा हूं। ये सारे के सारे मेरे कैश के एक्सपेंस है। लेकिन एक लौता पूरे अकाउंटिंग टर्म में एक ऐसा एक्सपेंस जो नॉन कैश है, जो मुझे किसी को पे नहीं करना है, केवल अपने इनकम से कम कर देना है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। हो सकता है आपके 11th के वाइवा में आपसे पूछा जाए, बच्चे नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, एग्जांपल दो। तो एक ही एग्जांपल है नॉन कैश एक्सपेंस का, दैट इज डेप्रिसिएशन। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा एक्सपेंस जो नॉन कैश होता है, कैश में नहीं होता, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट में लगता है, करंट एसेट में तो हमेशा डेप्रिसिएशन बेटा ध्यान रखना फिक्स एसेट्स में लगता है। ऐसा एसेट जो विद इन मोर देन 1 ईयर यूज होता है। और डेप्रिसिएशन साल में एक ही बार लगाते हैं जब अकाउंट हम क्लोज कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट एसेट तो लगेगा ही नहीं। करंट एसेट कुछ एक दिन में खत्म हो जाते हैं, कुछ एक हफ्ते में, कुछ एक महीने में। जो एक साल से ज्यादा जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? हमेशा नॉन करंट एसेट पे लगेगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स इन वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोशिश करी बेटा आपको सारे से सारे टर्म समझाने की। फिर भी अगर कोई टर्म रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर बेटा ऐसा है तो बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से अगर जरूरत मिलती है तो आप औरों तक शेयर करें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय।